हेलो एवरीवन। आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एंगल एंड बॉन्ड एनर्जी। सबसे पहले हम बॉन्ड लेंथ के बारे में पढ़ेंगे। बॉन्ड लेंथ जैसा कि आप जानते हैं, बंध से जुड़े हुए दो परमाणुओं या एटम्स के जो नाभिक होते हैं या न्यूक्लियाई होते हैं, उनके बीच की दूरी को हम बोलते हैं बॉन्ड लेंथ या बंध दूरी। तो पॉलिंग ने इसके लिए एक फॉर्मूला दिया था, लेंथ ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। जो सहसंयोजक बंध है उसकी लंबाई होती है जो बॉन्डेड एटम्स, जो एटम्स बंध के द्वारा जुड़े हुए हैं, उनके सहसंयोजक त्रिज्या के योग के बराबर। सम ऑफ कोवेलेंट रेडियाई आर ऑफ द बॉन्डेड एटम्स। तो बॉन्ड लेंथ इज इक्वल टू आर ए प्लस बी। अगर ए बी बॉन्ड बन रहा है ए और बी के बीच में, तो ए की कोवेलेंट रेडियस और बी के कोवेलेंट रेडियस दोनों को अगर हम ऐड कर दें, उनका सम कर दें, उनका योग कर दें, तो हमारे पास बॉन्ड लेंथ आ जाती है। तो जैसे X2 है, हाइड्रोजन वाला कोई भी, जैसे Cl2 है या F2 है या Br2 है, तो कोवेलेंट रेडियस जो X का है या Cl का है, वो कितना होगा? X2 का हाफ। ठीक है, X2 की जो बॉन्ड लेंथ है उसका हाफ होगा, उसको हम बोलते हैं उसका कोवेलेंट रेडियस। तो कोवेलेंट रेडियस या सहसंयोजक त्रिज्या को हम R से डिनोट करते हैं। ये कुछ एटम्स के लिए R की वैल्यू दे रखी है। हाइड्रोजन के लिए 0.30 एंगस्ट्रॉम है, क्लोरीन के लिए 0.99 है। ये कार्बन सिंगल बॉन्ड, कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड की कोवेलेंट रेडियस है। तो कार्बन कार्बन बॉन्ड जब बनेगा तो उसका सम होगा, वो कार्बन कार्बन बॉन्ड कैसे बनेगा? ये जो सिंगल बॉन्ड कार्बन की जो त्रिज्या है 0.77, इसको हम दो बार ऐड कर दिया तो ये योग जो हो गया ये 1.54 एंगस्ट्रॉम, ये बॉन्ड लेंथ हो गई कार्बन कार्बन की। इसी तरह CH की बॉन्ड लेंथ निकालनी है तो हम कार्बन के सिंगल बॉन्ड की रेडियस को और हाइड्रोजन के रेडियस को ऐड कर देंगे, तो 0.77 प्लस 0.30 तो 1.07 एंगस्ट्रॉम। ये क्या आ गया हमारे पास? CH की बॉन्ड लेंथ। ये जो बॉन्ड लेंथ है ये किस पे निर्भर करती है? जो परमाणु है उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे, ऋण विद्युतता पे, उनमें किस तरह का संकरण है उस पे निर्भर करती है, और अनुनाद है या नहीं है उस पे भी निर्भर करती है। तो कार्बन की जो बॉन्ड लेंथ है वो हाइब्रिडाइजेशन पे से किस तरह इफेक्ट होती है? कार्बन बॉन्ड्स जो है वो S कैरेक्टर जैसे जैसे बढ़ता है कार्बन बॉन्ड लेंथ शॉर्ट हो जाती है, क्योंकि sp3 हाइब्रिडाइजेशन में, sp3 हाइब्रिडाइजेशन में S कैरेक्टर है 25%, sp2 में 33% और sp में 50%। तो जैसे जैसे S कैरेक्टर बढ़ता जाता है तो उस हाइब्रिड ऑर्बिटल पे न्यूक्लियस का अट्रैक्शन बढ़ता जाता है, क्योंकि S कक्षक जो है वो नाभिक के पास होती है तो ज़्यादा आकर्षित होती है, इसलिए जितना S कैरेक्टर बढ़ेगा बॉन्ड लेंथ बढ़ती जाती है। तो sp की बॉन्ड लेंथ ट्रिपल बॉन्ड में बॉन्ड लेंथ सबसे कम होगी, फिर sp2 में होगी, फिर sp3 की बॉन्ड लेंथ सबसे ज़्यादा होगी। ये जो बॉन्ड डिस्टेंस या बॉन्ड लेंथ है ये हम एक्सरे डिफ्रैक्शन से, इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन से और माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी, इन सब मेथड से हम निकाल सकते हैं बॉन्ड लेंथ। लेकिन बॉन्ड्स हमेशा वाइब्रेट करते रहते हैं या मॉलिक्यूल हमेशा वाइब्रेट करते रहते हैं, कंपन करते रहते हैं, इसलिए जो बॉन्ड्स के एटम्स के बीच में जो दूरी हम निकालते हैं वो कांस्टेंट नहीं होती है, वो एवरेज वैल्यू होती है, क्योंकि बॉन्ड्स हमेशा कंपन करते रहते हैं। इस टेबल में कुछ इंपॉर्टेंट बॉन्ड लेंथ दे रखी हैं। CH की 1.07, NH की दे रखी है, OH, तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से आप देख सकते हैं NOS, इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चेंज हो रही है तो उससे बॉन्ड लेंथ में डिफरेंस आ रहा है। CN और CO में 1.47, 1.43। इसी तरह यहाँ पे सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड का डिफरेंस आप देख सकते हैं बॉन्ड लेंथ पे।
ट्रिपल बॉन्ड की सबसे कम बॉन्ड लेंथ है, शॉर्ट सबसे शॉर्ट होगा ट्रिपल, फिर डबल, फिर सिंगल। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट बॉन्ड लेंथ की वैल्यूज हैं। नाउ वी कम टू बॉन्ड एंगल्स। बॉन्ड एंगल क्या होता है? कोई भी दो एडजेसेंट बॉन्ड्स जो होते हैं किसी भी अणु में, उनके बीच में जो एंगल होता है, जो कोण होता है, उसको हम बोलते हैं बॉन्ड एंगल। जैसे ये मीथेन का एग्जांपल है, मीथेन में बॉन्ड एंगल है 2 CH बंध के बीच में 109.5 डिग्री। इसी तरह इथाइलिन में 120 डिग्री का बॉन्ड एंगल होता है, बेंजीन में भी 120 डिग्री होता है। ये सब हमने हाइब्रिडाइजेशन के एग्जाम्पल पढ़े थे, उसमें पढ़ा था। वाटर में 104 डिग्री होता है, अमोनिया में 107 डिग्री होता है, और ये सब लीनियर है तो इनमें 180 डिग्रीज होता है। तो शेप ऑफ मॉलिक्यूल डिपेंड्स ऑन बॉन्ड एंगल। बॉन्ड एंगल पे मॉलिक्यूल की शेप डिपेंड करती है। जैसे ये 109.5 डिग्री है तो ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होगा इसका, और इसमें ये 120 डिग्री वाले हैं तो ये प्लेनर होंगे, ये तीनों लीनियर होंगे। वाटर में हमने देखा था वी शेप होती है, अमोनिया में ट्राइगोनल पिरामिडल शेप होती है। तो जो शेप्स हैं वो निर्भर करती हैं बॉन्ड एंगल पे, और बॉन्ड एंगल्स को भी हम एक्सरे डिफ्रैक्शन और स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड से निकाल सकते हैं। Due to repulsion between electron pairs, bond angle distortion takes place. इलेक्ट्रॉन पेयर्स के बीच में जो रिपल्शन होता है उसकी वजह से बॉन्ड एंगल्स विकृत हो जाते हैं। ये हमने वाटर और अमोनिया के एग्जाम्पल में देखा था। वाटर में 2 लोन पेयर्स हैं तो ज़्यादा विकृति होती है, इसलिए बॉन्ड एंगल कम हो जाता है 104 डिग्री। और अमोनिया में 1 लोन पेयर होता है तो इससे थोड़ा ज़्यादा होगा 107 डिग्री। और मीथेन में कोई लोन पेयर नहीं है इसलिए कोई विकृति नहीं होगी, तो उसमें नॉर्मल जो एंगल है 109.5 डिग्री होता है, जो sp3 का होना चाहिए। डिस्टॉर्शन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से भी प्रभावित होता है। जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होगा उतनी ही विकृति अधिक होगी। अब हम देखते हैं बॉन्ड एनर्जी। बंध ऊर्जा क्या होती है? जब कोई परमाणु बंध बनाता है तो उसमें जो 2 परमाणु बंध बनाते हैं तो जितनी जो बनने पर जो ऊर्जा निकलती है, या किसी बंध के टूटने पर जो के लिए जो हमें ऊर्जा चाहिए, उसको हम बोलते हैं बॉन्ड एनर्जी। तो बॉन्ड एनर्जी 2 प्रकार की है। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, बंध वियोजन ऊर्जा, वो क्या होती है? एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक अ बॉन्ड। किसी बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो होती है। तो जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन अणु है H2, उसको अगर हमको 2 हाइड्रोजन एटम्स में तोड़ना है तो हमको उसको ऊर्जा देनी पड़ती है कितनी? 104 किलो कैलोरीज पर मोल। और बॉन्ड एनर्जी क्या होती है? इन पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स, मतलब एक परमाणु से ज्यादा परमाणुओं वाले जो अणु होते हैं जिसमें एक से ज्यादा कोवेलेंट बॉन्ड होता है, तो एवरेज एनर्जी पर बॉन्ड, हर एक बॉन्ड की जो एनर्जी है वो एवरेज ऑफ बहुत सारी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जीज हैं अलग अलग बॉन्ड की, उन सब का एवरेज होता है, उसको हम बोलते हैं बॉन्ड एनर्जी। तो जैसे मीथेन का अगर हम एग्जांपल लें तो उसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जीज फॉर स्टेप वाइज डिसोसिएशन, मीथेन का अगर हम स्टेप वाइज डिसोसिएशन देखें, वियोजन देखें, तो उसकी जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है इस प्रकार से है। तो CH4 में से एक हाइड्रोजन निकलेगा तो डिसोसिएशन एनर्जी 102 किलो कैलोरीज पर मोल है। अब CH3 में से एक H निकलेगा तो डिसोसिएशन एनर्जी उतनी नहीं होगी, थोड़ी डिफरेंट होगी, 105 होती है। फिर CH2 में से निकलता है तो और ज़्यादा होती है, और फाइनली CH में से निकलता है तो 83। तो बॉन्ड एनर्जी जो होती है वो एवरेज इन सब की होती है। तो ECH इज D1 प्लस D2, इन सब का एवरेज निकालें हम तो 99.5 किलो कैलोरीज होती है। तो अगर पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स है तो हम एवरेज बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी निकालते हैं। लेकिन अगर डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल है, अणु में आपके 2 ही परमाणु हैं, तो उसके लिए बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी और बॉन्ड एनर्जी दोनों समान होंगे।
क्लियर? अगर वियोजन ऊर्जा है तो वो बंध को तोड़ने के लिए जो ऊर्जा चाहिए, और बॉन्ड एनर्जी क्या है? एवरेज बॉन्ड एनर्जी है। अगर परमाणुवीय अणु है आपका, तो उसकी सारे बॉन्ड्स की जो डिसोसिएशन एनर्जी की एवरेज होती है उसको हम बोलते हैं बॉन्ड एनर्जी। तो बॉन्ड एनर्जी किस पे निर्भर करती है? कितना स्ट्रॉन्ग आपका बॉन्ड है। और बॉन्ड स्ट्रॉन्ग कब होगा? जब ज्यादा अतिव्यापन होगा। तो जितना अधिक अतिव्यापन होगा उतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा, उतनी ही ज्यादा बॉन्ड एनर्जी होगी। फैक्टर्स अफेक्टिंग बॉन्ड एनर्जी। बॉन्ड एनर्जी बहुत सारे फैक्टर से प्रभावित होती है। डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज ऑफ बॉन्डेड एटम्स। जो बंध से जुड़े हुए परमाणु हैं उनमें जितना अधिक ऋण वैद्युतता का अंतर होगा, डिफरेंस होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज का, उतना ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा। तो इसमें हम देख सकते हैं हेलोजन हमने ले रखे हैं, हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना रहे हैं। तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन की है, इसलिए HF बॉन्ड सबसे स्ट्रॉन्ग होगा, फिर HCl, फिर HBr, फिर HI। इसी तरह बॉन्ड ऑर्डर से भी इफेक्ट होती है बॉन्ड एनर्जी। ट्रिपल बॉन्ड की एनर्जी सबसे स्ट्रांग होगी, फिर डबल बॉन्ड की, फिर सिंगल बॉन्ड की। नेक्स्ट फैक्टर है साइज ऑफ बॉन्डेड एटम्स। बंध से जुड़े हुए जो परमाणु हैं उनके साइज से भी प्रभावित होगा बॉन्ड एनर्जी। जितना छोटा एटम होगा उतना ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाएगा, क्योंकि वो ज्यादा अच्छे से अतिव्यापन कर पाता है, ओवरलैपिंग अच्छे से उसमें हो पाती है। लेकिन अगर बड़े साइज का एटम है तो वो डिफॉर्म हो जाएगा, तो बॉन्ड जो है वो लंबा बनेगा, इसलिए वो स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, उतना प्रबल नहीं होगा। नेचर ऑफ बॉन्ड्स। बंध की प्रकृति सिग्मा बॉन्ड है या पाई बॉन्ड है उस पर भी निर्भर करता है बॉन्ड एनर्जी। हम जानते हैं सिग्मा बॉन्ड में कैसा अतिव्यापन होता है, अक्ष पे अतिव्यापन होता है, इसलिए अच्छे से ज्यादा स्ट्रॉन्ग अतिव्यापन होता है, इसलिए सिग्मा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है, पाई बॉन्ड वीक होता है। तो डबल बॉन्ड्स जो होते हैं वो छोटे होते हैं और प्रबल होते हैं, क्योंकि उसमें एक सिग्मा और एक पाई बंद होता है। लेकिन डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड के का दुगना प्रबल नहीं हो पाता, क्योंकि उसमें पाई बॉन्ड है जो कि वीक होता है। तो पाई ओवरलैप वीक होने की वजह से डबल बॉन्ड्स में जो स्ट्रेंथ है वो सिंगल बॉन्ड से डबल नहीं होती, उससे थोड़ी कम होती है। हाइब्रिडाइजेशन या संकरण भी बॉन्ड स्ट्रेंथ को प्रभावित करता है। जितना अधिक S कैरेक्टर होगा उतना ही प्रबल बंध होगा। तो sp में ट्रिपल बॉन्ड में सबसे ज्यादा S कैरेक्टर होता है, 50% S कैरेक्टर होता है, और S ऑर्बिटल जो है वो न्यूक्लियस के नाभिक के पास होती है, इसलिए ज्यादा न्यूक्लियस उसको अट्रैक्ट करता है। इसलिए sp हाइब्रिडाइजेशन में सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा, फिर sp2 में, फिर sp3 में। S कैरेक्टर कम हो रहा है तो बॉन्ड स्ट्रेंथ कम हो रही है। बॉन्ड एनर्जीज को हम हीट्स ऑफ कंबशन ऑफ मॉलिक्यूल्स की जो हीट ऑफ कंबशन होती है उससे कैलकुलेट कर सकते हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट बॉन्ड्स की बॉन्ड एनर्जीज आपको दे रखी हैं। तो जैसे बॉन्ड एनर्जी से बॉन्ड लेंथ जो है उसका रिवर्स ऑर्डर होगा इसमें बॉन्ड एनर्जी में, क्योंकि बंध जितना लंबा होगा उतनी उसकी ऊर्जा कम होगी। तो सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी कम होगी, डबल बॉन्ड की ज्यादा होगी, ट्रिपल बॉन्ड की उससे भी ज्यादा होगी। इसी तरह से आप देख सकते हैं OH CH, अब इसमें CN में आप देख लीजिए सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड की सबसे ज्यादा बॉन्ड एनर्जी है। CO में भी सिंगल और डबल कंपेयर करें तो डबल की ज्यादा है। और इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से आप देखें तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसमें डिफरेंस ज्यादा है, इसलिए ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा। तो इस तरह से इस टेबल से हम कुछ इंपॉर्टेंट बॉन्ड्स की बॉन्ड एनर्जीज देख सकते हैं। दैट इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।